Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. Hello friends and a very good evening to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session. आज का जो हमारा सेशन है वो आप ही के कहने पे स्टार्टर्स का सेशन है. Now what do you have in this? स्टार्टर्स और कनेक्टर्स में एक डिफरेंस होता है, ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं स्टार्टर्स और कनेक्टर्स सेम है. एक बहुत छोटा सा स्लाइड डिफरेंस है. स्टार्टर्स विल गिव यू वन सेंटेंस और टू सेंटेंसेस, और वन सेंटेंस के बाद ही फुल स्टॉप लगा के दूसरा सेंटेंस दिया हो. मे बी टू सेंटेंसेस आर गिवन टुगेदर, मे बी टू सेपरेट सेंटेंसेस आर गिवन, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है दोनों सेंटेंसेस साथ में दिए हो, और हो सकता है एक सेंटेंस अलग से दिया हो, ठीक है. नाउ यू आर ऑफर्ड विथ 3 ऑप्शंस. उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं. स्टार्टिंग योर सेंटेंस यूजिंग एनी ऑफ दीज, ठीक है. आपका सेंटेंस की जो बिगिनिंग है शुड बी फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है. आपके सेंटेंस की बिगिनिंग सिर्फ और सिर्फ यहीं से हो सकती है, और कोई वर्ड आप अपने आप नहीं ऐड करोगे. यू विल नॉट ऐड एनी वर्ड बाय योरसेल्फ. द वर्ड शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दीज ओनली. द सेंटेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है. एंड देन यू हैव टू जॉइन दीज 2 सेंटेंसेस और दीज 2 सेंटेंसेस, ठीक है. फिर आपको स्टार्ट इससे करना है एंड देन यू हैव टू जॉइन द 2 sentences. Join the 2 sentences that are given over here, ठीक है. Join the sentences that are given over there. Now कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं यार. 2 चीज़ें हैं, देखो. फर्स्ट थिंग, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना होता है. कॉज एंड इफेक्ट मतलब किस कारण से हुआ है एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है. क्या किस कारण से हुआ है और उसका रिजल्ट क्या हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी होती है. और सेकेंड थिंग, यू कैन यूज रिलेटिव प्रोनाउंस और कंजंक्शंस टू जॉइन द सेंटेंसेस, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी होता है सेंटेंस को जॉइन करने का. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आप क्या यूज करते हैं, ये दोनों चीजें आप यूज करते हैं जॉइन करने के लिए, ठीक है. सो यू कैन यूज रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया यू कैन यूज हु, विच, whom, whose, where, when, what else, that, whose हो गया, हाँ. अब लास्ट बचा है what, ठीक है. सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस ओनली. यहाँ when यहाँ हटा के यहाँ से लिख लो, ठीक है. सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स. वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउंस ओनली, राइट. ये सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस ही हैं, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंजंक्शन की बात करो, एज, बिकॉज, सिंस, ये सब कॉमन कंजंक्शंस है जिनको आप यूज करते हैं, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली यू कैन यूज अ कॉमा तो यूज कर ही सकते हो, ठीक है. बट मेक श्योर यू मेंटेन द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है. असर बाद में आता है या सजेशन बाद में आता है, पहले प्रॉब्लम का डिस्कशन होता है. सिमिलरली प्रॉब्लम विल कम फर्स्ट एंड देन यू विल प्लेस अ सजेशन पहले नहीं लगाओगे, राइट. बट मेक श्योर आपका सेंटेंस की बिगिनिंग इसी से ही होगी. स्टार्टर्स में ये फॉलो करता है, कनेक्टर्स में बिगिनिंग नहीं होती. कनेक्टर्स में आपको 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है, चाहे इस वर्ड को आप बीच में लगाओ, स्टार्टिंग में लगाओ, एंड में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ. दैट इज कनेक्टर्स. दिस इज स्टार्टर्स. यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस यूजिंग दीज, ठीक है. आपको इस सेंटेंस को स्टार्ट ही इससे करना है. दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है. गॉट दैट? सो 3 थिंग्स टू मैच द कॉलम की स्ट्रैटेजी जब मैच द कॉलम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है. सो 3 things that you need to keep in mind is problem plus solution, suggestion, cause plus effect, and you can use relative pronouns and conjunctions to join this things too. मैच द कॉलम की स्ट्रैटेजी जब मैच द कॉलम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है. सो 3 things that you need to keep in mind is problem plus solution, suggestion, cause plus effect, and you can use relative pronouns and conjunctions to join the sentences. If you want to take a screenshot, जल्दी से screenshot ले लो अगर लेना चाहते हो तो. आई होप हो गया होगा. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टिल द टाइम अगर आपके पास कोई डाउट है तो पहले मुझसे डाउट पूछ लो. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज थिंग्स यू कैन आस्क द डाउट्स. ओके. अच्छा, यहाँ पर निश्चय शर्मा का क्वेश्चन है.
नेक्स्ट वीक आई डैश विजिटिंग माई फ्रेंड एंड स्टेइंग विथ हिम फॉर अ डे। देखो जब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ ऐसा बोलते हो, सो दीज आर वर्ड्स विच शो नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो हियर इट शुड बी आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है, हैं? स्टार्ट होने वाले ही होने, हनी क्या बोल रहे हो यार, समझ में नहीं आया तुम्हारा। जुल्कनैन जिक नाम, आई डोंट नो ये सही बोला मैंने नहीं बोला। ये क्या सेंटेंस कनेक्टर्स पढ़ा रहे हैं? यस, दीज आर सेंटेंस कनेक्टर्स। स्टार्टर नहीं, कनेक्टर्स इज डिफरेंट। एज आई टोल्ड यू, कनेक्टर्स और स्टार्टर्स को कंफ्यूज मत किया करो। कनेक्टर्स आर डिफरेंट एक्सरसाइज, स्टार्टर्स आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज। अच्छा ठीक है, ओके, मैं अभी ना तुम लोग को एक डिफरेंस भी बता दूंगी, ठीक, डोंट वरी। कनेक्टर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, कनेक्टर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। ठीक, ठीक है, बीच में हम एक कनेक्टर्स का क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कनेक्टर्स क्या है, एंड देन आई विल टेल यू स्टार्टर्स क्या है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए, लेट्स बिगिन विद दिस एंड लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। Here it is, देखिए क्या लिखा है। The letter was badly written. I had great difficulty in making out its content. कह रहे हैं लेटर बहुत ख़राब तरीके से लिखा गया था, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई उसका कंटेंट बनाने में। So he had a problem making out the content. Why? Because the letter was badly written. समझ में आ गई बात? ठीक है। Now to start the sentence with the letter having. देखो having लगा हुआ है, तो having के बाद क्या लगता है, एक चीज़ बता दें, having लगा है, having के बाद लगता है been। ठीक है, बीन का हम यूज करते हैं, बीन लगा लो या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो, यू हैव टू प्लेस समथिंग। ठीक है, सो लेटर हैविंग बीन बैडली रिटन। अब लेटर के बारे में बता रहे हो ना, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट लेटर, तो यू कैन राइट अ सेंटेंस लाइक दिस। हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं ऐसे, द लेटर हैविंग बीन बैडली रिटन, the letter having been badly written, comma, I had great difficulty in making out its content. ठीक है, in making out its content. So using a comma and using been after having, you can definitely form a sentence like this. आप ज़रूर ये sentence, हाँ, ये ज़रूर आप सेंटेंस बना सकते हो। द लेटर हैविंग बीन बैडली रिटन, आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट इट्स कंटेंट। सो ऑफ कोर्स वी कैन मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ द फर्स्ट वन। सेकेंड देखो, हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट, हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट द कंटेंट ऑफ द लेटर। नहीं, सेंटेंस नहीं बनेगा यार, सेंस नहीं निकल रहा ना। वाई? बिकॉज हमें कॉज एंड इफेक्ट बताना है। क्या गलती हुई हमारा, क्या प्रॉब्लम आई हमें, लेटर बैडली रिटन होने की वजह से वी हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट इट्स कंटेंट, राइट। खराब तरीके से लिखें, या हाँ, यहाँ पर खराब तरीके से लिखने की वजह से उनको बहुत दिक्कत हुई लेटर को पढ़ने में या उसका कंटेंट निकालने में। सो सेकेंड से वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, इससे सेंस ही नहीं बन रहा है, राइट। थर्ड देखो, मेकिंग आउट द कंटेंट, दिस कैन बी देयर। Starting a sentence using making out the content. Making out the content. Content किसका था? Of the letter. Making out the content of the letter was difficult for me as it was badly written. Now, as I told you, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, आप ने रीजन बता दिया। You faced a problem making out the content of the letter was difficult for me. हमने एक प्रॉब्लम फेस करी और उसके बाद हमने बताया क्यों हुआ वो, as it was badly written, क्योंकि खराब तरीके से लिखा गया था। So here it makes making out the content of the letter was difficult for me as it was badly written. So I'm joining those two sentences using the conjunction as. So it is possible using the third one as well. थर्ड को भी इससे पॉसिबिलिटी बन रही है। सो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3. Get that? Yeah. Consider cause and effects while solving starters. Cause and effect या फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये दोनों लगाओगे तभी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है,
कॉज एंड इफेक्ट या फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे लगाओगे, या प्रॉब्लम और उसका रीजन बताओगे, तो ही ये सब फॉलो करना है। कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम सजेशन, प्रॉब्लम एंड रीजन, ये कंडीशन जब आप लगाते हैं, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम और रीजन का कंडीशन आया, यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप आया, राइट। सो कहीं पर प्रॉब्लम एंड सजेशन भी आ सकता है, राइट। यू माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट, आप आगे चल के हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ओके, सेंटेंस टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बन ही नहीं सकता यार। सेंटेंस 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बन ही नहीं सकता, है ना। सो इफ यू वांट हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी, ये हु इज दिस? भावी सिहाग, कौन है ये? भावी सिहाग। सो ये कैसे कमेंट कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर हमारे पास डी ऑप्शन सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट कनेक्टर्स एंड वो दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे थे। किन दोनों के बीच में? सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो स्टार्टर्स थे। दिस इज व्हाट वी कॉल कनेक्टर्स, दिस इज व्हाट वी कॉल कनेक्टर्स। नाउ यू हैव टू स्टेटमेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज होल्ड लेस देन हाफ द ओवरऑल कोटा एट द मोमेंट, and second is with their rapidly increasing economic heft they have demanded a greater share with limited success, and the options are and, but, since, though, as। अब देखो इन सेंटेंस में ये कनेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, these are connectors, ये कनेक्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, you can use any word anywhere, इन पांचों वर्ड्स में से आप कहीं पर भी इसको प्लेस करो, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, you place it anywhere and make a sentence, ठीक है। so this is a difference। हाँ, कॉमा भी लगा सकते थे शोभना, वहां पर आज की जगह आप कॉमा भी लगा सकते थे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डेवलपिंग कंट्रीज, यहां पर जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, इससे कहां से कैसे प्लेसमेंट करोगे? डेवलपिंग कंट्रीज होल्ड करती हैं लेस देन हाफ द ओवरऑल कोटा एट द मोमेंट, मतलब पूरा कोटा, पूरा रिजर्वेशन जो पूरे वर्ल्ड में दिया हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज आधे से भी कम होल्ड करती हैं। विद देयर रैपिडली इंक्रीजिंग इकोनॉमी हेफ्ट, मतलब इकोनॉमिक हेफ्ट मतलब उनका जो तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिक हेफ्ट है, हेफ्ट का मतलब क्या होता है बताओ? इशू, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है इनके यहाँ, दे हैव डिमांडेड अ ग्रेटर शेयर, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्होंने एक बड़ा शेयर डिमांड किया है, इन्होंने एक बड़ा शेयर डिमांड किया है विथ लिमिटेड सक्सेस, लिमिटेड सक्सेस के बावजूद, मतलब तुम एक तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो, उसके बाद भी तुम ग्रेटर शेयर मांग रहे हो। सो डोंट यू थिंक दीज टू ऑपोजिट थिंग्स आर प्लेस्ड, एंड जब ऑपोजिट आता है तो हम ऑल्दो का यूज करते हैं, हम बट का यूज करते हैं, हम दो का यूज करते हैं, हम इंस्पाइट का यूज करते हैं, हम डिस्पाइट का यूज करते हैं, है ना। सो विद ऑपोजिट्स वी यूज एनी ऑफ दीज, ठीक है। हम ऑपोजिट्स जब बताते हैं तो ये सबका यूज करते हैं, लेकिन जब ऑपोजिट के साथ साथ हमारे पास रिजल्ट भी दिया होता है, तब रिजल्ट के साथ हम दो के साथ येट या कॉमा एंड ऑल्दो के साथ येट या कॉमा का यूज करते हैं। सो एज यू कैन सी वी हैव बोथ द थिंग्स, हमारे पास ऑपोजिट्स भी दिए हुए हैं और रिजल्ट भी तो दिया है। रिजल्ट मतलब उनके पास हाफ द कोटा है, लेस देन हाफ कोटा है, लेस देन हाफ कोटा है, स्टिल उसके बावजूद किसके बावजूद? अच्छा परफॉर्मेंस ना करने के बाद, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक हेफ्ट, इकोनॉमिक इश्यूज के बढ़ने के बावजूद, दे आर डिमांडिंग अ ग्रेटर शेयर, तभी भी वो ग्रेटर शेयर को डिमांड कर रहे हैं। सो वी हैव द रिजल्ट एंड द इशू बोथ गिवन, राइट। हमारे पास इशू भी है, रिजल्ट भी है कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब है और वो बढ़ती चली जा रही है खराबी की तरफ, फिर भी दे आर डिमांडिंग व्हाट? Still they are demanding a greater share. So of course you can make a sentence like this: though developing countries hold less than half the overall quota at the moment, with their rapidly increasing economic heft, they have demanded a greater share with limited success. तो यहाँ पर हमने दो के साथ कॉमा लगा दिया है। Though developing countries hold less than half the overall quota of the at the moment, comma, with their rapidly increasing economic heft, they have demanded a greater share with limited success. ठीक है, so इस वजह से हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, that means
दो का यूज कर रहे हैं, ठीक है, therefore we are using दो as our answer, ठीक है। तो ये होते हैं कनेक्टर्स। सो अब समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स। यही डिफरेंस है कनेक्टर्स और स्टार्टर्स के बीच में। कनेक्टर्स को कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टर्स सिर्फ बिगिनिंग में यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इन जनरल, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना, इन जनरल इंटरनेशनल ट्रेड allows countries to focus on the industries in which they can be most productive and efficient. In this way, trade often raises the standard of living of both producers and consumers. See, in the beginning of the session, I told you the sentence can be given in two separate ways or sentence can be given in one sentence. So, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करना था, यहाँ पर एक ही सेंटेंस गिवन है। इन जनरल से लेकर एफिशिएंट तक एक पार्ट, इन दिस वे से लेकर कंज्यूमर्स तक दूसरा पार्ट। यू हैव टू स्टार्ट अ सेंटेंस यूजिंग रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज इन विच प्रोड्यूसिंग एंड एफिशिएंसी। अब देखो, उससे पहले सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर समझनी होती है, वो सबसे पहली चीज तो यही होती है भाई कि अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आई तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आई तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। पहले इसकी मीनिंग ही समझ लेते हैं हम। देखो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है। In general, international trade allows countries to focus on industries in which they can be more productive and efficient. Generally, international trade allow करती है countries को कि वो उन industries पे focus करे जिनको, जो countries उनको ज्यादा productivity देगी और efficient भी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के ज्यादा है उस trade often raises the standard of living of both producers and consumers. तो हमारे पास अगर उसकी productivity ज्यादा होगी, efficiency ज्यादा होगी, तो obvious सी बात है प्रोड्यूसर जो कंट्री बना रही है और कंज्यूमर जो कंट्री खरीद रही है, उन दोनों के लिए ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोथ बढ़ जाता है, क्योंकि बनाने वाला एफिशिएंट बनाएगा, है ना, एफिशिएंट बनाएगा तो वो बेचेगा भी अच्छे दाम पे और इसी वजह से उसका सेल ज्यादा होगा। खरीदने वाला एफिशिएंट वे में खरीदेगा तो या एफिशिएंट चीज खरीदेगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। Of course, Poshali, this will be mentioned. It's a connector or a starter, or you can easily identify these as well. So, connectors will be only single words, right? And starters will be like these. ठीक है? चलो बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है। In general international trade, तो ये हो गया raising the standard of living। पहले वाले से हम स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो, raising the standard of living, something is happening, कह सकते हो। Raising the standard of living, what is happening? Standard of living किसका बढ़ रहा है? Of किसका बढ़ रहा है? Producers and consumers, right? Raising the standard of living of producers and consumers often by trade rather, trade के द्वारा हो रहा है ना, है ना। So raising the standard, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, raising the standard of producers and consumers, तो ये हो किसकी वजह से रहा है? रेस तो हो रही है, आई अग्री, रेस हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से? ऑफन बाय ट्रेड की वजह से हो रहा है ना, तो ये तो लगाना पड़ेगा। ऑफन बाय ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू फोकस ऑन द इंडस्ट्रीज इन विच दे कैन बी मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। कह क्या रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हुए इस ट्रेड के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ करती है कंट्रीज को उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करने का जो कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट चीजें बना सके। सो ऑप्शन नंबर ए से डेफिनेटली वी कैन मेक अ सेंटेंस। बी से देखो क्या बना सकते हैं। फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज इन विच, क्या फोकस करते हुए कोई काम हो रहा है? नो। रेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करते हुए जरूर काम हो रहा है। देयर इज अ वे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करते हुए जरूर एक काम हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ कर रहा है उनको, बट फोकस करते हुए इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं कह रहा, राइट। प्रोड्यूसिंग एंड एफिशिएंसी नहीं लगाना है। प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुए थे इंडस्ट्री के प्रोड्यूस के लिए। सो अगेन दिस डजंट मेक सेंस, सो ओनली ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Only A will be your correct answer, making a sentence like raising the standard of living of producers and consumers often by trade. International trade allows countries to focus on the industry.
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का रेस करते हुए ट्रेड के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ करती है कंट्रीज को उस इंडस्ट्री पे फोकस करने के लिए जिस इंडस्ट्री से वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। ठीक है, ए कैसे होगा बताया तो मैंने, ओके हाँ तो बताया तो मैंने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ कर रही है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ने तो ये कहा है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगी। सो ए मेक सेंस हियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक ही बात। अब ये आया थर्ड, देखो अरे फोर्थ, एक ही साइड रहने दो है ना यार, क्यों खेल रहे हो उसके साथ, इधर हो। A natural monopoly is a firm with such extreme economies of scale that once it begins creating a certain level of output. कह रहे एक natural monopoly है। monopoly होता क्या है? एक firm with such extreme economies of scale, मतलब उसके पास ऐसी स्केल है, मतलब एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट वो बना के दे रही है that once it begins creating a certain level of output, जैसे वो एक लेवल ऑफ आउटपुट बना के देने लग जाएगी। नेचुरल मोनोपोलीज एग्जिस्ट फार मोर फ्रीक्वेंटली दैन प्योर मोनोपोलीज। नेचुरल मोनोपोलीज एग्जिस्ट करती हैं ज्यादा एज कंपेयर टू प्योर मोनोपोलीज का। ठीक है, तो चलो बताओ यहाँ पर क्या आंसर लग सकता है आपको। देखिए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर, देखते हैं। एक्सट्रीम इकोनॉमीज, नो वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ एक्सट्रीम इकोनॉमीज से क्या रिलेशन है? हम तो बात ही डिस्कशन ही हम नेचुरल मोनोपोली का कर रहे हैं, प्योर मोनोपोली का कर रहे हैं, राइट। तो सेंटेंस की बिगिनिंग एक्सट्रीम इकोनॉमी से क्यों होगी? नहीं हो सकती, बिकॉज सच एक्सट्रीम इकोनॉमीज, ये तो पॉइंट आउट कर रहा है ना। पॉइंट आउट हम किसको कर रहे हैं? नेचुरल मोनोपोली को। तो बिगिनिंग भी किससे होनी चाहिए थी? नेचुरल मोनोपोली से, राइट। सो यहाँ पर हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, ये तो सच एक्सट्रीम इकोनॉमीज इसको पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। सो दिस कैन नॉट बी देयर। बी देखो, क्रिएटिंग अ सर्टेन लेवल, क्रिएटिंग अ सर्टेन लेवल कहाँ गया? क्रिएटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, इट बिगिंस क्रिएट, ओहो क्रिएट करते हुए कुछ हो रहा है क्या? देखो जब सेंटेंस की बिगिनिंग, आई टेल यू, व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद आईएनजी फॉर्म इट टॉक्स अबाउट कंटिन्यूएशन, दैट समथिंग इज हैपनिंग व्हाइल दिस इज हैपनिंग। आईएनजी फॉर्म से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये डिफाइन करता है जब कोई चीज हो रही है तो इसके साथ साथ कोई चीज हो रही है। ठीक है, जब कोई चीज हो रही है, समथिंग इज इन कंटिन्यूएशन, तो इसके साथ साथ कुछ हो रहा है। सो इफ आई से क्रिएटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, व्हाट इज हैपनिंग? नो, हम कह रहे हैं इट बिगिंस क्रिएटिंग, है ना। स्टेटमेंट देखो, मीनिंग चेंज हो जाएगी। स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, इट बिगिंस क्रिएटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। ये स्टार्ट करता है एक लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाना या बनाना, क्रिएट करना। सो दिस डजंट मेक सेंस। अगेन बी वाला स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। सी देखो बना सकता है क्या? एग्जिस्टिंग फार मोर फ्रीक्वेंटली, एग्जिस्टिंग फार मोर फ्रीक्वेंटली दैन प्योर मोनोपोलीज, दिस कैन बी देयर। देखिए हो सकता है ना कि इससे ज्यादा, किससे? प्योर मोनोपोलीज से ज्यादा एग्जिस्ट करते हुए, प्योर मोनोपोलीज से ज्यादा एग्जिस्ट करते हुए natural monopoly is a firm with such extreme economies of scale that once it begins creating a level of output, ठीक है, कि वो एक बार level of output भी निकालना स्टार्ट कर देती है। So only C, that means option number 2 is the correct answer here. Statement बनेगा क्या? Existing far more frequently, existing far more frequently than pure monopolies, than pure मोनोपोलीज एटसेट्रा, सॉरी कॉमा लगाकर, मोनोपोलीज कॉमा लगाकर अब लिखोगे नेचुरल मोनोपोली। अ नेचुरल मोनोपोली इज अ फर्म विच with extreme economies of scale that once it begins creating a certain level of output. So only C is the correct answer here. I know starters time consuming होते हैं, I know starters टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आ गए और अगर इजी आ गए, ये तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सॉल्व करा रही हूँ, अगर इजी आ गए तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Former Union Finance Minister P. Chidambaram on Saturday suggested that the centre should cut direct
tax rates to mitigate the hardships people are facing now. He suggested it in view of the sufferings of the common people resulting from demonetization. अब देखो प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों दिया है. प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर सफरिंग, ये हो गई आपकी प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम है भाई लोग सफर कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से. एंड सोल्यूशन इज ये दे दिया इन्होंने, राइट. सोल्यूशन ये दे दिया इन्होंने कि सोल्यूशन है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दो ताकि उनकी हार्डशिप्स को मिटिगेट मतलब लेसन किया जा सके. मिटिगेट का मतलब होता है लेस करना, ठीक है. मिटिगेट मींस लेसन, कम करना, तो कम किया जा सके. अब देखो ऑप्शन क्या बन सकता है फिर इसका. फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन बनाने बोला है ना, प्रॉब्लम और सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन बनाने बोला है ना. पहला तो होगा ही यार, इसका थर्ड ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक बार छोटा कर दो दिख जाए इससे. हाँ, तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन का हमें यहाँ पर ऑप्शंस कट रहे हैं, आई नो कट रहे हैं. इफ यू कैन डू इट अदरवाइज आई विल राइट इट. जल्दी बताओ किसको. बनाई थी तब तो नहीं कट रहा था. गिव मी 2 minutes गाइस, 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट. अभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वो कटेगा नहीं, ठीक है. हाउ मेनी मिनट्स विल यू टेक. चलो तब तक मैं बोल देती हूँ, ठीक है. तब तक मैं आपको बोल तो देती हूँ एटलीस्ट. इट इज द स्टेटमेंट इज, जस्ट गिव मी 1 minute गाइस, 1 minute, ठीक है. ओके, द स्टेटमेंट इज फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, सैटरडे को सजेस्ट किया है, सेंटर को इनडायरेक्ट टैक्सेस को कट कर देना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम हार्डशिप्स जो पीपल फेस करे, जो प्रॉब्लम्स पीपल फेस कर रहे हैं उनको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके. दूसरा सेंटेंस दिया है, ही सजेस्टेड, इन्होंने सजेस्ट किया था इसी चीज को, इन द व्यू, किस रास्ते पे देखते हुए, ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल रिजल्टिंग फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के थ्रू जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, ठीक है. अब देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इन द व्यू ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन, ओके थैंक यू, इन द व्यू ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन, व्हाट, कॉमन पीपल, है ना. In the view of the sufferings of the common people resulting from demonetization, former Union Finance Minister P. Chidambaram on Saturday suggested that the centre should cut indirect tax rates to mitigate the hardships people are facing now. So as I said, problem और solution का combination तो बनेगा ही बनेगा. अब problem यहाँ पर discuss कर ली that common people are suffering due to demonetization और उसका solution बता दिया which is given in option number 1. सोल्यूशन बता दिया which says फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने सैटरडे को सजेस्ट किया है. इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स को कम करके और जो प्रॉब्लम्स हार्डशिप्स जो फेस कर रहे हैं कॉमन पीपल उसको भी कम करके, ठीक है. सो फर्स्ट से भी डेफिनेटली मेक अ सेंटेंस. सेकंड से देखो, अनलेस द सेंटर कट्स, अनलेस द सेंटर कट्स, क्या, जब तक सेंटर कट नहीं करता किस चीज को, जब तक सेंटर कट नहीं करता किस चीज को, इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स को. देखो अनलेस और अनटिल जो वर्ड्स होते हैं ये कंडीशन लेकर आते हैं, राइट. अनलेस और अनटिल जो वर्ड्स हैं ये कंडीशन लेकर आते हैं. क्या हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगाई है, क्या हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगाई है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकते. आर वी एडिंग एनी कंडीशन टू इट? ऑफ कोर्स नॉट. हम उस कंडीशन को ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट, है ना. हाँ, सो हम यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट एडिंग समथिंग और वी आर नॉट अलाइनिंग अ कंडीशन टू इट. हम कोई कंडीशन अलाइन नहीं कर रहे हैं इसके साथ. सो डेफिनेटली अनलेस से स्टेटमेंट नहीं बनेगा, हमने कोई कंडीशन अलाइन नहीं करी है. थर्ड से देखो, मिटिगेटिंग द हार्डशिप्स ऑफ पीपल, दिस कैन बी देयर. लोगों की प्रॉब्लम को कम करते हुए, लोगों की प्रॉब्लम को कम करते हुए, ये बन सकता है क्या, mitigating the hardships people are facing now, former Union Finance Minister P. Chidambaram on Saturday suggested that the centre should cut indirect tax rates in the view of the sufferings of the common people resulting. That can be there. Of course आप इससे बना सकते हो. कैसे? hardships जो people face कर रहे हैं अभी उनको देखते हुए फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने सैटरडे को सजेस्ट किया है कि सेंटर को इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स को कट करना चाहिए इन व्यू ऑफ, एक और रीजन दिया,
इन व्यू ऑफ सफरिंग्स, ये सफरिंग्स देखते हुए कि कॉमन पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है डिमोनेटाइजेशन की वजह से. सो 1 and 3 मेक्स सेंस हियर, 1 and 3 मेक्स सेंस हियर. तो 1 और 3 को हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना आंसर. आवर आंसर विल बी 1 and 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इस लेवल का मेंस में आएगा, लेकिन हाँ स्टार्टर्स एक्सपेक्टेड है प्री में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ. Here it is. देखो the energetic youth, the so-called future of country are like, हो चुका. अच्छा वो none of the above है. ओके, 5th ऑप्शन none of the above है, तो उसके लिए परेशान मत होना. ठीक है, none of the above है, उसमें देखने की जरूरत नहीं है. स्टेटमेंट देखो, the energetic youth, the so-called future of country are like the juvenile stage of river. juvenile का मतलब होता है एक नया स्टार्ट या स्टार्टअप जहां से हो रहा है उसको. juvenile stage of river which is full of flow and exuberance. exuberance का मतलब होता है एनर्जी. and gradually slows down as it meets the ocean and in its mature stage. कह रहे हैं एनर्जेटिक यूथ या फिर जिसको बोला जाता है फ्यूचर ऑफ द कंट्री सो कॉल्ड, वो एक जुवेनाइल स्टेज मतलब रिवर के एक नए स्टेज की तरह, जो कि स्टार्टिंग में तो फ्लो होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जिसमें, लेकिन जैसे जैसे वो ओशन में जाकर मिलने लगता है वहां पर वो स्लो डाउन करने लगता है अपनी मैच्योर मतलब लास्ट एज में आकर. क्योंकि लास्ट एज में जाके, क्योंकि रिवर जब ओशन में मिलने लगती है तो रिवर का तो वो लास्ट एज होता है ना, फिर उसके बाद तो ओशन बन जाता है. चलिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन, राइट. हम स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं वो हमारा क्वेश्चन है. सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन सी हियर इज, पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा उसका देखो दिया क्या है या फिर क्या स्टेटमेंट उसको एक्चुअली फॉर्म कर रहा है. द जुवेनाइल स्टेज ऑफ रिवर, द जुवेनाइल स्टेज ऑफ रिवर जो कि बात कर रहा है मेरे हिसाब से सी, हाँ नहीं ए से नहीं बना सकते. द जुवेनाइल स्टेज ऑफ रिवर, क्या उसमें क्या हो रहा है, नहीं हम एनर्जेटिक यूथ की बात कर रहे हैं ना, है ना, हम एनर्जेटिक यूथ की बात कर रहे हैं. सो जुवेनाइल स्टेज ऑफ रिवर के साथ कुछ नहीं हो रहा है, स्टेज इस जुवेनाइल स्टेज ऑफ रिवर के साथ कुछ नहीं हो रहा है, हो किसके साथ रहा है, एनर्जेटिक यूथ के साथ. तो बी में देखो ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन एज मीटिंग द ओशन, as meeting the ocean in its mature stage, the energetic youth, the so-called future of the country are like the juvenile stage of river which is full of flow and exuberance. This can be there. धीरे धीरे कम होते हुए, स्लो डाउन करते हुए, जैसे वो मीट करेंगे, मीटिंग द ओशन, जैसे वो मीट करेंगे, मीटिंग द ओशन इन इट्स मैच्योर एज, जैसे जैसे वो स्लो डाउन करेगी मीट करने के लिए ओशन को अपनी मैच्योर स्टेज में, मैच्योर एज कह रहे हैं, मैच्योर स्टेज में जैसे जैसे मूव करेगी, वहीं पर एनर्जेटिक यूथ हमारा सो कॉल्ड फ्यूचर द कंट्री जुवेनाइल स्टेज की तरह होता है रिवर की, जो कि स्टार्टिंग में फुल ऑफ फ्लो और एक्सूबरेंस होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मीट करेगी ओशन में और अपने मैच्योर स्टेज में बहुत स्लो वर्क कर रही होगी. सो यहाँ पर बी मेक्स सेंस, बी मेक्स सेंस, राइट, बी का तो सेंस निकल रहा है. नेक्स्ट देखो द ओशन इन इट्स मैच्योर स्टेज. अरे फोर्थ कैसे बता रहे हो भाई तुम, गगनदीप क्या कर रहे हो, गगनदीप क्यों, वाई वुड वी राइट फोर्थ, द ओशन इन इट्स मैच्योर एज, ओशन में मैच्योर एज है, ओशन की मैच्योर एज डिफाइन करिए, नहीं meets the ocean in its mature age. अभी ये स्टेटमेंट लिखोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. The ocean in its mature age, ओशन में जो ओशन का मैच्योर एज थोड़ी है, रिवर का मैच्योर एज था ना, मीट करेगी ओशन को एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एज इट मीट्स द ओशन इन इट्स मैच्योर एज. ओशन को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऐसे तो मीनिंग से चेंज हो जाएगा, राइट, है ना, है ना. ओके, समझ में आई बात. सो आप फोर्थ नहीं बना सकते, ओनली बी इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर, ओनली बी, राइट. ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ओनली बी. गॉट इट, समझ में आ गया. अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन पर. Here it is. One benefit that every economy strives for is इम्प्रूव्ड मार्केट एफिशिएंसी. एक बेनिफिट जो हर इकोनॉमी स्ट्राइव करती है, मतलब मेहनत करती है अचीव करने की, वो है कि उसका मार्केट एफिशिएंसी हमेशा इम्प्रूव होता रहे. मार्केट्स डिमॉन्स्ट्रेट एफिशिएंसी
और मार्केट की एफिशिएंसी तब डिफाइन होती है जब बायर्स आर विलिंग टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर। और मार्केट की एफिशिएंसी तब डिसाइड होती है जब बायर विलिंग है उस प्राइस पे चीजों को खरीदने के लिए जिस प्राइस पे सेलर उसको बेच रहा है। दैट मीन्स अगर हम ये बोलें कि यार ये 20 रुपए का है, नहीं तुम बोलो नहीं 15 रुपए इज इनफ, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे हम, तो वो बार्गेनिंग हो रही है, ये एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब आप यही काम देखो, जो सब्जी, नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते, सब्जी लेने जाते हैं हम लोग, है ना, सब्जी ले लो तुम एक ठेले वाले बंदे से, ठीक है, वो दे रहा है तुमको 20 रुपए में, तुम उससे 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए भी कम करा लोगे ना, अपने आप को पता नहीं सक्सेसफुल समझोगे। अभी तुम यही सब्जी लेने बिग बाजार जाओ, वो तुमको 20 नहीं 30 रुपए में दे रहा होगा, बट स्टिल यू विल बाय इट एंड यू विल नेवर से यार 20 रुपए नहीं 25 रुपए देंगे इसके लिए, नहीं बोलोगे तुम कभी जिंदगी में। क्यों? वहां पे है कौन बहस करने वाला, राइट? सो दैट इज व्हाट वी मीन कि अगर बायर जिस पैसे पे खरीदने के लिए तैयार है, उसी बायर वही चीज उस सेलर के विलिंग को मैच करती है, या जिस रेट पे सेलर बेचने के लिए राजी है उस रेट पे बायर खरीदने के लिए राजी है, तो उसको मार्केट एफिशिएंट बोलते हैं। और एक बेनिफिट जो हर इकोनॉमी चाहती है वो यही है, मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है, हर इकोनॉमी चाहती है वो यही है, मार्केट एफिशिएंसी। चलिए, सो वी आर सेइंग वन बेनिफिट। अब स्टेटमेंट की बिगिनिंग्स देखो कहां से हो सकती है, कहां से हो सकती है। इंप्रूविंग मार्केट एफिशिएंसी, क्या इंप्रूव हो रहा है? क्या इंप्रूव हो रहा है? नहीं, हमने बताया है ये हर इकोनॉमी चाहती है, और ये होता क्या है ये डिफाइन किया है। इंप्रूव होना साथ साथ होना ये कहीं डिफाइन नहीं है, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। बी देखो, व्हेन बायर्स आर विलिंग टू पे, व्हेन बायर्स आर विलिंग टू पे, when buyers are willing to pay for goods or services that sellers are willing to offer, markets demonstrate efficiency which every economy strives for. This can be there. बहुत छोटा सेंटेंस बनेगा, बहुत efficient सेंटेंस बनेगा। when buyers are willing to pay, when buyers are willing to pay for goods and services, for goods and services, goods and services, for goods and services that relative pronoun से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, that sellers are willing to offer, that sellers are willing to offer, comma, यही demonstrate करता है markets demonstrate, markets इसी चीज को बोलते हैं, markets demonstrate करती हैं, demonstrate efficiency which every economy strives for. So market इसी चीज को demonstrate करती है, efficiency को, और यही efficiency which आ गया आपका relative pronoun, right, join कर लिया, which every economy strives, which every economy strives, जो हर economy strive करती है, मतलब strive के साथ strives for भी लगाना पड़ेगा, fixed preposition है, ठीक है, fixed preposition है, for का use करना पड़ेगा, ठीक है। So statement ऐसा ही बना, when buyers are willing to pay for goods and services that sellers are willing to offer, जो sellers willing है offer करने में, market efficiency demonstrate करती है, markets demonstrate करती हैं efficiency को, जो कि हर economy strive करती है, मेहनत करती है achieve करने के लिए। So option number B से तो बन रहा है statement, last भी देख लो, demonstrating efficiency, what is happening? एफिशिएंसी डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए क्या हो रहा है? नहीं यार, एफिशिएंसी डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए थोड़ी कुछ हो रहा है। ये अगर होता कि विलिंग टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर मार्केट्स डिमॉन्स्ट्रेट, ये हो सकता था। हैड द सेंटेंस बीन बिगिनिंग विथ विलिंग टू पे से या विलिंग टू बाय से ऐसा करके स्टेटमेंट अगर होता, तो आप स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते थे डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए एफिशिएंसी को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए स्टेटमेंट को कुछ नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4, दैट मींस ओनली बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? समझ में आई? सो दिस इज हाउ यू मेक योर क्वेश्चंस करेक्ट, इस तरह से आप अपने स्टार्टर्स के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हो। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो, इंग्लिश ना ही कर पाएंगे ये क्वेश्चंस तो मैम, नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम भी कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट आपको रीडिंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव करनी है, ठीक है, इट्स जस्ट दैट आपको रीडिंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव करनी है। तो अगर ये नहीं इंप्रूव होगी तो वैसे भी पूरा इंग्लिश सेक्शन ही प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। द थिंग इज आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, द थिंग इज आपको इसको बेटर करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा लो तो उसे कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, रीअरेंजमेंट,
स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, हर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स, मिलते हैं अब आपसे हम कल, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update.